दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं क्लास 9th में साइंस का 4th चैप्टर, जिसका टॉपिक है परमाणु की संरचना। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब तक आपने 9th क्लास में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर परमाणु की संरचना। देखिए क्या दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 3rd में पहले बताया है कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है, और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। दोस्तों, जितनी भी एनसीईआरटी की आप क्लासेस पढ़ रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए, जिसको आप यूपीएससी कहते हैं, पीसीएस किसी भी स्टेट का हो, पीएचटी, टीएचटी, सुपर टेट, टेट किसी भी स्टेट का हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस जिसे सीबीटी 2 भी कहा जाता है, इवन जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, ये सीरीज सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। टोटली ये एनसीईआरटी की साइंस है और वो भी हिंदी में। यह इम्पॉर्टेंट है नवोदय विद्यालय, केवी, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसके विद्यालय में एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि सबसे 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला है। अब हम देखेंगे पदार्थों में आवेशित कण, अर्थात जो पदार्थ होते हैं इनमें कोई ना कोई आवेश होता है कि नहीं होता। अर्थात आवेश का मतलब होता है चार्ज। चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, किस टाइप का चार्जेस होता है इन मटेरियल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए हम ये क्रियाकलाप करेंगे। कौन सा क्रियाकलाप है? 4.1, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती? बिल्कुल दोस्तों, जो कंघी होती है वह छोटे छोटे, जब भी आप बालों पर करते हैं, या आप स्केल लीजिए अपने बालों में यूँ रगड़ें, फिर उसे आप ज़मीन या फर्श पर ले जाइए जहाँ थोड़ा कचरा वगैरह हो, छोटे छोटे कागज के टुकड़े हो, तो वो उन सबको अपनी ओर आकर्षित करेगी स्केल। आइए आगे देखिए। अब बी नंबर पढ़ेंगे। बी नंबर क्या है? कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है? ध्यान से देखिए। इन क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। ये आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य हैं और आवेशित कणों से बना है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता किसने लगाया था? जे टॉमसन ने। अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन या थॉमसन ने की थी। हिंदी में टॉमसन, इंग्लिश में इनको थॉमसन कहा जाता है। ईंट पर नाचे प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, नाचे मतलब
एंड फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन किसने ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। किसका दिया? कैनाल रे का इन्होंने इसका नाम दिया। ये किरणें कैसी थी? धनावेशित थी। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। मैंने अभी आपको दोस्तों बताया है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने खोज की थी। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव के द्वारा और प्रोटॉन को पी पॉजिटिव के द्वारा प्रदर्शित या दर्शित किया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। ये प्रश्न दिए गए, इनको करना है और खुद ही आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, अर्थात जो भी परमाणु एटम्स होता है उसकी स्ट्रक्चर या उसकी संरचना कैसे होती है। हमने चैप्टर 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला मॉडल किसने प्रेजेंट किया था परमाणु से रिलेटेड, तो वो थे जे थॉमसन। अब हम लोग पढ़ेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले थे। खाने वाला भाग जो लाल होता है, लाल भाग की तरह बिखरा हुआ था। जैसा कि आपने तरबूज देखा होगा, तरबूज के अंदर किस तरीके से बीज सेट होते हैं रेड वाले पार्ट में, उसी तरीके से इन्होंने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे होते थे। अब हम लोग चित्र देखेंगे 4.1। ये रहा चित्र, ये देखिए, ये रहा दोस्तों थॉमसन का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन और धनात्मक गोला। अब हम लोग पढ़ेंगे, साइंटिस्ट हैं जे थॉमसन, इनकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन ने 1856 से 1940 ये इनकी लाइफ रही है, कितने साल तक ये जिए। जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के 7 कर्मचारी, मतलब 7 उनके पार्टनर थे, को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। थॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया था, इसको दोस्तों आइए पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। उन्होंने कहा था कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, एक गोले जैसा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए थे और उनमें चार्जेस कैसा होता है, धन होता है, पॉजिटिव। सेकेंड बताया था ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया
नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। आइए अब पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की ये पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। कितनी? 1000 परमाणुओं के बराबर। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान और परमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। अब आप देखेंगे इनका ये प्रैक्टिकल कैसा रहा। देखिए छोटा करके इसको दिखा देते हैं। ये देखिए चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रहा चित्र। 4.2 सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन, ये देखिए किस तरीके से, और ये इतनी मोटी थी कि इसमें 1000 परमाणु आ सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो सोना होता है सबसे कॉस्टली होता है, और इसमें डक्टिलिटी अर्थात इसे जितना चाहें उतना हम फैला सकते हैं। इसे बहुत लंबी लंबी पतली पतली सी तारों में भी इसे चेंज कर सकते हैं, सभी मेटल्स की अपेक्षा। अब देखिए, लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया, जैसा कि चित्र आप लोग अभी देखे हैं 4.2। इससे क्या रिजल्ट मिले, ये देखिए। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे क्या हुए? निकल गए, बिल्कुल। और कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड के अनुसार, यहाँ से देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौट कर आपको ही चोट पहुंचाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग रदरफोर्ड के बारे में। और ये 1871 में पैदा हुए थे और 1937 तक ये जिंदा रहे थे। जन्म देखिए 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता था। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इससे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया वह बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उसे घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम दिए। क्या दिए देखिए। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए सेकंड बात उन्होंने क्या बताई। उन्होंने बताया कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते। अच्छा, बहुत कम ऐसे कण होते जो अपने मार्ग से बदलते या इधर उधर भागते, डाइवर्ट होते, जिससे यह बात पता चलती है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता, अर्थात पॉजिटिव चार्ज कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 की पावर 5 गुना छोटी है। कितनी है? 10 की पावर 5 गुना छोटी है। क्या है? रेडियस यह है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण हैं। देखिए लक्षण अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला देखिए क्या है।
परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जितने परमाणु होते हैं उनका जो केंद्र होता है वह धनावेशित होता है, इन्होंने बताया, जिससे नाभिक कहा जाता है। क्या है उसे? नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। अब देखेंगे दूसरा इन्होंने क्या बताया था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। अब थर्ड देखिए क्या दिया गया है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। अब हम देखेंगे कुछ रदरफोर्ड जो इन्होंने मॉडल प्रेजेंट किया था, इसमें कुछ कमियां भी थी। वो दोस्तों क्या कमियां थी वो हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल दोस्तों आ जाइए, देखिए अब देखेंगे हम लोग कमियां। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं हुए। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकसित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बोर का परमाणविक मॉडल। क्या पढ़ेंगे? बोर भी एक साइंटिस्ट हैं। अब तक रदरफोर्ड, डाल्टन इनके बारे में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे बोर के बारे में। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में कुछ बताया है, उसको चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए इनकी अवधारणाएं क्या थी, इनका कॉन्सेप्ट क्या था। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कक्षा कहते हैं। अब देखिए सेकेंड क्या है। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। आइए अब पढ़ते नील्स बोर, जो कि 1885 में पैदा हुए थे और 1962 तक जीवित रहे। इनका जन्म देखिए 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। प्रोफेसर के बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं। देखिए द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है इसका? देखिए फर्स्ट का ये देखिए फर्स्ट द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी है एटॉमिक थ्योरी, और थर्ड है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसा कि चित्र 4.3 में एक परमाणु की ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। ये देखिए, ये दोस्तों रहा, आप ये आपको दिखाते हैं। चित्र 4.3 आप लोग देख पा रहे हो, किसी परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तर, ये नाभिक रहा, ये आप कक्षा देख पा रहे होंगे KLMN या NMLK। देखिए के में n बरा n की वैल्यू 1 है और L में n की वैल्यू 2n। इस तरीके से 4 कक्षाएं होती। KLM जो इनके स्तर होते, लेवल होते, वो एनर्जी को डोनेट करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। ये कक्षाएं कोष्ठक KLMN, ये संख्याएं 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती हैं। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन को दोस्तों आप करेंगे और खुद ही बताएंगे। अब आपको हम बताएंगे न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की मैंने आपको बताई थी खोज किसने की थी, आप लोग बता सकते हैं? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। क्या पड़ा? इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। समानता न्यूट्रॉन को n से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे। परमाणु के द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। किसका? ये द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये आप लोग देखिए चित्र। चलिए इसको बाद में दिखाते, पहले इधर आप देखिए। कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको आप पढ़ें और स्वयं करें। अब पढ़ेंगे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फर्स्ट क्या है, समझते हैं इसको। इन नियमों के अनुसार
किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n पावर 2 से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्षा या k कोष में होगी, जैसा 2 इंटू 1 की पावर 2 इक्वल टू 2। दूसरे कक्षा L कोष में होगी 2 इंटू 2 की पावर 2 इक्वल टू 8, जिसको कहेंगे। और कक्षा M में देखेंगे, जिसे तीसरा कक्ष भी कहते हैं, इसमें 2 गुणा 3 की पावर 2 बराबर 18। और चौथी कक्षा में देखना चाहेंगे N, जिसे प्रदर्शित करते हैं 2 गुणा 4 की पावर 2, तो आंसर आएगा 32। अब आप लोगों को मैं चित्र छोटा करके दिखाता हूँ, जिससे आप लोग आराम से देख पाएँ। ये देखिए, पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना आप लोग, ये रही दोस्तों, इसको आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मैं इसे ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ। ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम, ये देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरस, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, ये क्लोरीन वगैरह, ऑर्गन वगैरह सब आप देख पा रहे होंगे। इनको आप काउंट करें और इसको आप समझें। अब देखिए दूसरा नंबर इसमें क्या है। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती सेकेंड लेवल में, जिसको आप द्वितीय कक्षा कहेंगे। अब देखिए थर्ड नंबर, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना के व्यवस्था चित्र को 4.4 में दिखाया गया है। अब हम लोग क्रियाकलाप करेंगे, कौन सा 4.2, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। स्थायी परमाणु मॉडल तैयार करें तथा पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजन सारणी 4.1 में दी गई। कुछ प्रश्न दिए गए, इनको आप करें। अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता। क्या पढ़ेंगे? संयोजकता पढ़ेंगे। ये क्या होती है जानते हैं इसको साझेदारी भी आप समझ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा था, किसी के पास 1 है और किसी के पास 3 है, तो वो 1 उसको दे सकता, 2 वो बराबर कर लेंगे। यही संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाती। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाती है। बोर-बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता क्या होती है? शून्य हो जाती है। देखिए, इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? देखिए अंडरलाइन कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? अष्टक कहते हैं। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम अंडरलाइन कर देते दोस्तों। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता एक कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं? देखो, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे, ठीक है, वही क्या कहलाएगा? संयोजकता कहलाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम देखिए, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? क्रमशः 2 और 3 है। क्या? क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 तथा एल्युमिनियम के
3 इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ, आउटर वाले क्लास में। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में, बाह्यतम का दोस्तों मतलब है बाहर वाली कक्षा में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता 7 हो सकती है। किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी। अब देखिए एक पहले टेबल, तो अष्टक में 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है। इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा फ्लोरीन की जो संयोजकता कितनी है वह 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन आप लोग इसी प्रकार कर सकते हैं। इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी। अब देखेंगे हम लोग टेबल। देखिए एक छोटी सी मैं टेबल आपको दिखाता हूँ, फटाफट दोस्तों आ जाइए आप लोग मूड बना के। ये रही देखिए टेबल है विभिन्न शैलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणुओं का संयोजन। इधर तत्व का नाम है, प्रतीक है, परमाणु संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण KLMN और संयोजकता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये किस तरीके से, इनको आप लोग पढ़ लें और याद जरूर दोस्तों रखें। ठीक है दोस्तों, देखिए अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। इसको यहाँ से दोस्तों पढ़ लें आप लोग। और पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ पर दी गई है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। क्या पढ़ना है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। इसके अंतर्गत देखेंगे परमाणु संख्या। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z बराबर 6। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब देखेंगे द्रव्यमान संख्या क्या होती है। बिल्कुल आइए दोस्तों, एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए किस तरीके से दिखाया गया है, ये देखिए आप लोग देख पा रहे हो 6U + 6U = 12। इस प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान जो है वह 27U है, 13 प्रोटॉन + 14 न्यूट्रॉन। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए एक परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए द्रव्यमान संख्या, तत्व का प्रतीक और परमाणु संख्या, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जाता है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एन के आप बाएं साइड देख रहे हो, ऊपर 14 नीचे 7 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक वेट क्या है 14 है। अब देखेंगे समस्थानिक क्या होता है। आइए अब पढ़ते हैं दोस्तों समस्थानिक। देखिए क्या है समस्थानिक। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए तो क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के परमाणु ले लें, इसके 3 परमाणुक स्पीसीज होते हैं। जैसे प्रोटियम, देख लें क्या क्या है। प्रोटियम को मैं चिन्हित करता हूँ, ये रहा प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ये रहा ट्राइटेरियम, ट्राइटियम। ये क्या है, ये हाइड्रोजन के परमाणु के 3 स्पीसीज हैं। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है।
लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जैसे कार्बन 12 और 6 दिया गया है, इसका जो सिंबल होता है वो है C होता है। और क्लोरीन देखिए, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। क्या क्या? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। जो फिजिकल कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं, बट जो केमिकल फैक्टर होते हैं वो मैच करते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है। कौन? क्लोरीन 2 रूपों में पाया जाता है। उस देखेंगे क्या क्या, जिसका द्रव्यमान 35U और 37U होता है। रेशियो 3:1 के होते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। आइए इसका पता लगाते हैं। कैसे? देखिए, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा 35 × 75/100 प्लस 37 × 25/100। जब इसको सॉल्व करेंगे 35.5U आएगा। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5U है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान 35.5 होगा। अब हम पढ़ेंगे समस्थानिकों के अनुप्रयोग। देखिए क्या है, कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ क्या हैं? कुछ निम्न है, जैसे फर्स्ट नंबर देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रहा फर्स्ट नंबर। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी, जिसको एटॉमिक रिएक्टर कहते हैं, में ईंधन के रूप में होता है। अब हम देखेंगे दूसरा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। जैसे कैंसर एक बीमारी होती है जिसको कर्क रोग भी कहते हैं। यह अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होता है। इसके उपचार के लिए कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। थर्ड नंबर देखिए क्या दिया गया इसमें, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे संभारिक, ये रहा दोस्तों संभारिक। दो तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बराबर के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों की इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहा जाता है। ये कुछ प्रश्न है, इनको दोस्तों आपको स्वयं करना है। अब हमें देखना है कि आपने अब तक क्या सीखा है। वक्त वो आ गया है दोस्तों कि हम पढ़ें पूरे चैप्टर का सेंट्रल आइडिया एक ही बार में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे थॉम्सन, आपको मैंने पहले बताया था, और ई गोल्डस्टीन ने की थी। जे थॉम्सन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धसे हुए होते हैं। अब देखेंगे रदरफोर्ड के बारे में पढ़िए। ये रहा रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकती है। नील बोर द्वारा देखिए क्या दिया गया है।
नील बोर द्वारा किया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक की चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाएं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। अब हम लोग देखेंगे, देखिए चैडविक के बारे में पढ़ते हैं। चैडविक ने क्या दिया था, चैडविक ने, सबसे पहले आप समझे चैडविक ने खोज किसकी की थी, तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणु कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जे थॉम्सन ने खोज की, प्रोटॉन की रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने खोज की। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000वां गुणा होता है, अर्थात गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षों को KLMN नाम दिया जाता है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। क्या मैंने बताया अभी? ये बताया आपको समस्थानिक। अब हम लोग देखेंगे समभारिक। समभारिक ये रहा दोस्तों। समभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों यहीं पर यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की NCERT की क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिविल सर्विसेज, जिसको आप UPSC, PCS, PGT, TST, सुपर टेट, टेट, रेलवे ग्रुप D, NTPC मेंस, एवं जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। छात्र चाहे वो KV का हो और विद्या ज्ञान का हो, जनरल UP बोर्ड का हो या नवोदय का हो, सभी के लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।